फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े, बहुत सारी बातें पढ़े और आज फिर से मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर को। और पिछला क्लास में भी कुछ इंग्लिश लिटरेचर को 11वीं क्लास का कुछ भाग लेकर के आया था। आज फिर मैं आप लोगों के बीच आया। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का लेक्चर था जो 11वीं क्लास का था लिटरेचर भाग में, उसको मैं रिवाइज करने की कोशिश करूं। तो कल मैंने सीखा था इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। English is a West Germanic language which was the language of Anglo-Saxon. English सबसे पहले English is the window of the world. English को संसार का खिड़की कहा जाता है, विंडो कहा जाता है। English language is younger than संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश संस्कृत और पर्शियन के बाद आया था। इंग्लिश जो है संस्कृत और पर्शियन से नया है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश को फिर भी इंग्लिश को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया भारत में। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज विच वाज द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शंस। इंग्लिश को वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज कहा जाता है जो एंग्लो सेक्शंस का लैंग्वेज था, भाषा था। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली और जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है और जर्मनिक लैंग्वेज है। ट्यूटोनिक या जर्मनिक एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश पीपल द जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन conquered Britain in 5th century and laid the foundation of English nation. एंगल्स, जूट्स और सेक्शंस के द्वारा जो इंग्लिश लाया गया वो एक इंग्लिश नेशन का ही निर्माण कर दिया गया है उसके द्वारा। द वर्ड इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ एंगल्स वन ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। ये जो इंग्लिश भाषा है इंग्लिश से लिया गया है और ये इंग्लिश भाषा जर्मनी के ट्राइब्स का भाषा है और जर्मनी के ट्राइब्स के द्वारा लाया गया है। वो ट्राइब्स कौन कौन है? जूट्स है, एंगल्स है और सेक्शंस है। ड्यूरिंग 5th century बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एंग्लो सेक्शंस द पीपल ऑफ ब्रिटेन स्पोक अ सेल्टिक लैंग्वेज। 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन के लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? उस भाषा का नाम है सेल्टिक भाषा। सेल्टिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। आइए आज की क्लास को मैं जारी रखते हुए इंग्लिश लिटरेचर में 11वीं क्लास के लिटरेचर भाग को मैं आगे की ओर करूं तो मैं सीखूंगा मेजर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स का समय अवधि को मैं देखता हूं क्या है। तो सबसे पहले आता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी ओल्ड इंग्लिश पुराने जमाने का जो समय था इंग्लिश पीरियड जो चला, कब से कब तक चला, वो एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड द एंग्लो सेक्शन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। और वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का समय अवधि कब से कब तक रहा? 450 से लेके 1066 तक। यहाँ कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1050 भी। 450 से 1050 तक आपको ये भी ऑप्शन में आएगा या ये भी ऑप्शन में आएगा। दोनों में से जो आ जाए वो दोनों में से कोई भी एक ही रहेगा, या तो ये रहे या ये रहे। जो 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि शताब्दी क्या होता है, शताब्दी किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी।
सेंचुरी का हिंदी कहते हैं शताब्दी को, और शताब्दी का मतलब होता है 100 साल के पीरियड। 100 ईयर्स के पीरियड को एक सेंचुरी कहा जाता है, और इसके बीच का जो भी ड्यूरेशन होता है उसे उस शताब्दी में काउंट आते हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि 10 साल के पीरियड को, 10 साल के समय अवधि को क्या कहा जाता है। ये कमेंट सेक्शन में मेरा इंतजार रहेगा, और आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि इसे आप लोग बताइएगा 10 साल की अवधि को क्या बोला जाता है। सपोज दैट 1900 से 2000 तक के अवधि को क्या बोलेंगे, एक सेंचुरी बोलेंगे। 1800 से 1900 के समय अवधि को क्या बोलेंगे, एक सेंचुरी बोलेंगे। उसी तरीका से 1700 से 1800 के बीच को सेंचुरी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि 1900 से 2000 के समय को 20वीं सदी बोलेंगे। कितवीं सदी बोलेंगे, 20वीं सदी। 1800 से 1900 के शताब्दी को 19वीं सदी बोलते हैं, और 1700 से 1800 के बीच के वो 18वीं सदी। यानी यहाँ पे मैं आप लोग को कंफर्म कर दूं कि ये जो लास्ट का जो ड्यूरेशन होता है इसी को शताब्दी के रूप में काउंट किया जाता है। तो उसी हिसाब से आगे की अभी जो मैं लिया कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, आप जैसा कि देख रहे हैं कि 450 से शुरू होकर 1066 तक रहा। तो 450 से 1066 यानी 5वीं शताब्दी में ये 450, और 1066 से 11वीं शताब्दी में आया, जो कि 1000 से प्लस हो जाता है। तो ये 11वीं सेंचुरी। अगर ये पहले रहता तो 10वीं शताब्दी में आता। आगे चले। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान जो लिखावट होता था वो क्या, उसका नाम है र्यूनिक अल्फाबेट। र्यूनिक अल्फाबेट ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय जो लिखावट होता था उस अल्फाबेट का नाम क्या है, र्यूनिक अल्फाबेट है। र्यूनिक अल्फाबेट है। द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश टुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैब। यानी जो ओल्ड इंग्लिश का जो लिखावट होता था, लैंग्वेज होता था, वो आज के समय से काफी अलग होता था। वो काफी अलग होता था, उसका स्पेलिंग अलग, उसका वोकैब अलग, ये सारा अलग होता था। अगला है सेकंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। पहला क्या मिला, पहला हमने देखा ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सेकंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। इसका समय अवधि है 1066 से 1500 या 1050 से 1500 कहा जा सकता है। ये दोनों में से कोई भी आपके बीच रहे। जिसका शताब्दी देख सकते हैं 11वीं शताब्दी सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक के इसका समय अवधि रहा। द राइटिंग सिस्टम इन मिडिल इंग्लिश पीरियड यूज्ड टू लैटिन अल्फाबेट। मिडिल इंग्लिश पीरियड के समय राइटिंग जो लिखाया जाता था, लिखावट होती थी, उस लिखावट को लैटिन अल्फाबेट कहा जाता था। और ओल्ड इंग्लिश में र्यूनिक अल्फाबेट, मिडिल इंग्लिश में लैटिन अल्फाबेट। ड्यूरिंग द पीरियड ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस, और इसी समय से वोवेल्स का हो लिया गया। वोवेल्स जो आज हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश वोवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। हिंदी में वोवेल जो होता है वो सारा वो मिडिल इंग्लिश से ही लिया गया है, मिडिल इंग्लिश से ही लिया गया है। तीसरा है द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, जो आधुनिक पीरियड के नाम से, आधुनिक इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। आधुनिक इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का जो समय अवधि है वो 1500 के बाद का समय को मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, जो अभी भी चल रहा है, तो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में ही आया। इसका समय सेंचुरी 15th सेंचुरी और 2%, जो 5वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के बाद और जो अभी जो यूज हो रहा है उसको भी हम मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में भी
दो टाइप, द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो 15वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी तक रहा, और दूसरा पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो 20वीं शताब्दी के बाद अभी तक चल रहा है। 20वीं शताब्दी के बाद वाले को पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहेंगे, और जो 20वीं शताब्दी के पहले उसको मॉडर्न पीरियड कहेंगे, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहेंगे। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में द इंग्लिश राइटिंग सिस्टम इन मॉडर्न इंग्लिश इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो आज के डेट में हम लोग इंग्लिश लिखने का काम करते हैं, ये मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में इसका काउंट आता है, काउंट किया जाता है। अब आगे चलते हैं। मेजर एजेस ऑफ इंग्लिश, मेजर एजेस ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के समय अवधि में काफी समय रहा और बहुत सारा जिसमें आता है द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज कब से कब तक रहा? 1558 से लेके 1603 तक, 1558 से लेकर 1603 तक है, जो 16वीं शताब्दी में है। सेकंड है द जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का समय है 1603 से लेके 1625। द कैवेलियर एज 1642 से 1651। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 1625 के बाद के समय को क्या कहेंगे? तो ये यहाँ देख सकते हैं जॉन मिल्टन का शताब्दी उस समय शुरू हुआ था, और मिल्टन का अपने अनुसार इंग्लिश को विकसित किया, इसलिए उसका नाम रख दिया गया द एज ऑफ मिल्टन, जो 1620 से लेकर 1660 तक चला। उससे पहले कैवेलियर एज चला। कैवेलियर एज 1642 से 1651 तक चला 17वीं शताब्दी में। द एज ऑफ मिल्टन 1620 से 1660 ईस्वी तक 17वीं शताब्दी में रहा। आगे है द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक 17वीं शताब्दी में। द अगस्टन एज 1700 से 1745 ईस्वी तक रहा 18वीं शताब्दी में। द रोमांटिक एज 1798 से 1850 और द विक्टोरियन एज 1832 से 1901। ये जो मैं मेजर एजेस के बारे में बताया, वन बाय वन करके मैं इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज क्या है, उसमें कौन कौन से पोएट्स आते हैं, जैकोबियन एज कौन क्या है, जैकोबियन एज का समय ड्यूरेशन तो अभी मैंने बताया, लिटिल नॉलेज दिया, और जैकोबियन एज में कौन कौन से पोएट आते हैं उस पोएट के बारे में डिटेल करके बताऊंगा। अगर धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारे इंग्लिश के बारे में जानेंगे। द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी तक रहा। द अगस्टन एज में कौन कौन से पोएट रहे, ये सारा कुछ जानेंगे। द रोमांटिक एज में कौन कौन से पोएट आए, उन सबों के बारे में जानेंगे। विक्टोरियन एज के बारे में क्या है, क्या विक्टोरियन एज में कौन कौन से पोएट आए हैं, उन सबों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं एज के बारे में जो बता रहा हूँ। आगे चलते हैं लिस्ट ऑफ फादर इन लिटरेचर। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था, लिस्ट ऑफ फादर में बहुत सारा हो गया आप लोगों को। और पिछला क्लास में मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी किसे कहा जाता है, तो शेक्सपियर साहब को कहा जाता है। और शेक्सपियर से रिलेटेड भी 2-4 पॉइंट मैंने बताने की कोशिश किया। कितना सोनेट लिखा, किसके बारे में लिखा, कितना कितना किसके बारे में लिखा, ये सारा चीज मैंने बताया। एक्सपोनेंट ऑफ एपिस्टोलरी नोवेल किसे कहा जाता है, सैमुअल रिचर्डसन को कहा जाता है। एक्सपोनेंट ऑफ अस्प्रैंग रिदम जीएम हॉपकिंस को कहा जाता है। एक्सपोनेंट ऑफ सोशल एसे फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट ऑफ रीजनल नोवेल थॉमस हार्डी को कहा जाता है। थॉमस हार्डी को कहा जाता है। आगे चलते हैं लिस्ट ऑफ फादर इन लिटरेचर में। एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नोवेल, एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नोवेल जैन अगस्टिन को कहा जाता है। जैन ऑस्टिन को कहा जाता है। एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नोवेल जैन ऑस्टिन को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है।
Exponent of practical criticism, exponent of practical criticism IR रिचार्ड्स को कहा जाता है, IR रिचार्ड्स को कहा जाता है। यहीं पे मैं IR रिचार्ड्स का फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूंगा। एवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड, एवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड, एवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड, एवर आर्मस्ट्रांग रिचार्ड। IR रिचार्ड्स नहीं, IA रिचार्ड्स है। I for एवर, A for आर्मस्ट्रांग और रिचार्ड्स। फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री विलियम कल्टर ब्रायंट को कहा जाता है, विलियम कल्टर ब्रायंट को कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री विलियम कल्टर ब्रायंट को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडेन को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडेन को कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ तक आप लोग लिख लें, उसके बाद मैं आगे कुछ देर के बाद आगे बताता हूं, ग्रामर में चलेंगे। लिखते चलेंगे। कल चूंकि मैंने जेंडर ऑफ नाउन को कंप्लीट किया था, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं केस ऑफ नाउन। ग्रामर में आगे की ओर चले। केस ऑफ नाउन, case of noun. What is the definition of case? The case means change in the form of noun. Case means change in the form of noun or pronoun that showing its relation with another word. With another word. Case का मतलब है, केस का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ बताना, किसी दूसरे शब्दों के साथ बताना। केस मीन्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन दैट शोइंग इट्स रिलेशन, संबंध बताना किसके साथ? विथ अनदर वर्ड, किसी दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, संज्ञा या सर्वनाम की रिलेशन को बताए, उसे हम केस कहते हैं। कारक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के रूप में परिवर्तन जो इसका संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ बताता है, दूसरे शब्दों के साथ बताता है। जैसे द टीचर टाउट मी, द टीचर टाउट मी, टीचर क्या हो गया? नाउन, और प्रोनाउन मी हो गया। टीचर का संबंध किससे? टीचर किसको पढ़ाते हैं? मुझे पढ़ाते हैं। मोहन, मोहन नाउन है और टाइगर भी नाउन है, तो मोहन किल्ड अ टाइगर, मोहन किल्ड अ टाइगर, यानी मोहन ने बाघ को मारा। किसी दूसरे शब्दों के द्वारा संज्ञा और या सर्वनाम एक रिलेशन बताए, उसे हम कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस, केस के कितने भेद होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, केस के 4 भेद होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसे कर्ता कारक कहेंगे, कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक, संबंध कारक,
पॉसेसिव केस संबंध कारक और वोकेटिव केस संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। How many kinds of case? There are 4 kinds of case: nominative case, objective case, possessive case, vocative case. Nominative case कर्ता कारक, objective case कर्म कारक, possessive case संबंध कारक और vocative case संबोधन कारक, संबोधन कारक। अब चलते हैं 1 by 1 सभी का डेफिनेशन देखें। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक और नॉमिनेटिव केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। संज्ञा या सर्वनाम का वह विशेष रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह विशेष रूप जिसमें यह क्रिया के कर्ता का काम करता है। कर्ता माने काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। सब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है। इसे सब्जेक्टिव केस के रूप में भी जाना जा सकता है या जान सकते हैं। जैसे आई गो टू पटना, तो पटना जाने का काम किसने किया? आई। तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आई नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे, नॉमिनेटिव केस हो जाएंगे। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। The form of a noun or pronoun used as an object, यानी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में करें, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन is called in the objective case. कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसमें इसका प्रयोग क्रिया या अवयव के रूप के कर्म के रूप में होता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम called me, राम ने मुझे बुलाया, राम ने मुझे बुलाया। तो राम क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। और वहीं बुलाया, किससे बुलाया? तो मुझे बुलाया। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यू जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और आई जो हो जाएगा ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। रमेश टीचेज अस, रमेश टीचेज अस, रमेश हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो अस ऑब्जेक्टिव केस, रमेश सब्जेक्टिव केस। आगे आता है पॉसेसिव केस, संबंध का। द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन शोइंग possession or relation, possession or relation is in the possessive case। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसमें अधिकार या संबंध का भाव झलकता है, जिसमें अधिकार या संबंध का भाव झलकता है, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे शी इज माई सिस्टर, अब यहां शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इज माई सिस्टर, ये माई जो हो गया ये हो गया पॉसेसिव केस और सिस्टर हो गया ऑब्जेक्टिव केस। शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे माई जो हो जाएगा ये पॉसेसिव केस। दिस इज आवर स्कूल, ये आवर यह हमारा स्कूल है, या हमारा स्कूल है, तो जो हमारा आया ये हो गया आपको पॉसेसिव केस।
आगे आते हैं वोकेटिव केस, संबोधन कारक। संबोधन कारक, द फॉर्म ऑफ अ नाउन used for addressing a person in the vocative case। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिसमें इसका प्रयोग संबोधन के तौर पे किया जाए। संबोधन करने का मतलब किसी को स्पेसिफिक रूप में बताना, संबोधन के रूप में करना के तौर पे किया जाए, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे राम ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, राम एक गिलास पानी लाओ। राम एक गिलास पानी लाओ। किसी को हम बोलते हैं कोई काम करने के लिए, तो राम एक गिलास पानी लाओ, सीता एक पेन लाओ, फिर मोहन दवा समय पर खाओ। तो ये जो मैं नाम लिया, यही नाम हो गया संबोधन। किसी को एड्रेस करना, किसी को बताना, उसी को हम वोकेटिव केस कहेंगे। सीता डू द होमवर्क, सीता अपना काम करो। हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो वहां पे वोकेटिव केस कहलाएगा। सीता कौन सा केस में आएगा? वोकेटिव केस में आएगा। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझना है कि जैसे हमने दिया कि दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं। और कहेंगे दूसरा, या नाम ही ले लेते हैं, देख नहीं कर करके नाम ही ले लेते हैं। अंजलि, अंजलि इज गोइंग टू मार्केट, अंजलि इज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे अंजलि बाजार जा रही है। अंजलि क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो अंजलि सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम कहते हैं अंजलि कॉमा टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। अंजलि दवा समय पर लो, टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय पर लो। तो यहाँ पे जो अंजलि हो गया ये वोकेटिव केस हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर वोकेटिव केस की बात आएगा तो संबोधन, किसी को एड्रेस किया जाएगा, किसी को बोला जाएगा। लेकिन अगर नॉमिनेटिव केस रहेगा तो उसमें वो कर्ता वही खुद करेगा, कोई काम खुद करेगा, तो वो नॉमिनेटिव केस होगा। और जिस पर किसी के द्वारा एड्रेस किया जाएगा तो वो वोकेटिव केस कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। तो आज मेरा केस ऑफ नाउन में बहुत सारा बातें मैंने सीखा, सारे का डेफिनेशन लिखा, और संबोधन का पॉसेसिव केस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, कुछ नोट पॉइंट है, उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। आपके हर कमेंट्स का ख्याल रखते हुए और कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए उस पर ध्यान न दें। पिछला कुछ वीडियो में, एक या दो वीडियो में लाइटनेस का प्रॉब्लम था, लेकिन उस वीडियो को ज़्यादा ख्याल न रखते हुए कम से कम मेरी साउंड, प्रोनाउंसिएशन, इसका ख्याल रखते हुए अपना नोट्स तैयार करते चले और आपकी हर बातों का ख्याल रखते हुए मैं आगे की ओर चल रहा हूँ और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अगर क्लास बेहतर लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेशन के साथ शेयर करें। अगला क्लास में केस को मैं कंप्लीट कर दूंगा और केस के बाद मैं एक बार नाउन के होल क्लास लूंगा, उसमें कुछ समय अवधि ज़्यादा हो जाएगा।
तो आज मैं आप लोगों के बीच आज मैं वोकैब से भी रिलेटेड कुछ लेकर नहीं आया, ना ही सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड लेकर के आया, ना ही एंटोनिम्स साइनोनिम्स लेकर आया। तो अगला क्लास में मैं लेकर आऊँगा और आगे की ओर चलूँगा। लेकिन उससे पहले फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आप लोग मन और लगन से बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने का काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि आज कम से कम कुछ नहीं तो मेरे द्वारा चलाया गया ये क्लास से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि वीडियो को पॉज करके रोक करके लिखते चलें और वीडियो पूरा देखने का काम करें। ज़्यादा का समय नहीं रहता, मात्र आधा घंटा समय रहता है। अगर आधा घंटा का क्लास भी आप नहीं करिएगा तो क्या कीजिएगा? अगर आधा घंटा का क्लास भी अगर हम आप ना करेंगे तो फिर हम क्या बदलाव कर सकते हैं? इसलिए हम अपना क्लास को रेगुलर बनाए रखें और पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारे देखते हैं कि भगा के देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो उस तरह से पढ़ाई सही नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तब जाकर के फ़ायदा होगा और समझ में आएगा। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखें और नोट्स तैयार करते चलें।